हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को बताऊंगा मैं आरसीसी के ऊपर। पहला लेक्चर है डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर या आरसीसी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला है व्हाट इज रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जो कि आरसीसी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जो कि रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, उसमें दो चीज रहेगा। एक तो रहेगा कंक्रीट और दूसरा चीज रहेगा स्टील बार्स। ठीक है, दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं उसको आरसीसी, विच इज ए कंपोजिट मिक्सचर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। देयरफॉर द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज सेड टू बी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो उसी स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स या आरसीसी। ठीक है, और जो आरसीसी है वो पहली बार यूज किया गया था बाय फ्रैंकोइस कॉग्नेट। इन्होंने पहली बार, ये एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने यूज किया था रीइंफोर्स्ड कंक्रीट आरसीसी को। उसके बाद प्लेन कंक्रीट और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट दो चीजें हैं, दोनों ही डिफरेंट है। डिफरेंस ये है कि जो प्लेन कंक्रीट है उसमें सिर्फ कंक्रीट रहेगा, लेकिन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में कंक्रीट प्लस स्टील बार्स रहेगा। और कंक्रीट बहुतों को ये इसमें मतलब कंफ्यूजन होते हैं कि कंक्रीट क्या होता है और मॉर्टर क्या होता है। दो चीजें हैं, एक कंक्रीट, दूसरा हो गया मॉर्टर। ठीक है, अब कंक्रीट में क्या होगा, पहला चीज सीमेंट दोनों में ही रहेगा। इसमें एग्रीगेट मतलब फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। इसमें सीमेंट रहेगा, फाइन एग्रीगेट रहेगा और वाटर रहेगा। मतलब ये जो कोर्स एग्रीगेट है ये सिर्फ कंक्रीट में रहता है और मॉर्टर में ये एब्सेंट है। अब मैं बताऊंगा फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट क्या होता है। फाइन एग्रीगेट का मतलब होता है सैंड और कोर्स एग्रीगेट का मतलब होता है जो कि हम लोग हिंदी में कंकर या रोरी कहते हैं ना, वही कोर्स एग्रीगेट हो जाता है। ठीक है, मतलब रॉक्स या स्टोन चिप्स। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो आरसीसी पहली बार यूज किया था फ्रैंकोइस कॉग्नेट ने। प्लेन कंक्रीट के बारे में बता दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन कंक्रीट एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। और उसके बाद रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में जो कि स्टील यूज किया जाता है, वो स्टील किस चीज के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ स्टील गिव्स डक्टिलिटी टू द कंक्रीट। अब डक्टिलिटी का मतलब क्या है, जो जिस चीज को हम लोग खींच सकते हैं, इलोंगेट कर सकते हैं, इलोंगेशन झेल सकते हैं, जो चीज इलोंगेशन को झेल सकता है, दोस आर नोन एज डक्टाइल मटेरियल्स। जो खींचने पे खींच जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए खींचने पे वो टूट जाएगी, दोज आर नोन एज ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल और डक्टाइल दो चीज है, दोनों ही अलग अलग है, डिफरेंट, दोनों ऑपोजिट होते हैं। ब्रिटल का मतलब टूट जाना खींचने पे, और इलोंगेशन का मतलब खींचने पे वो खींच जाना, दैट इज इलोंगेशन। और उसी मटेरियल्स को हम लोग डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। तो कंक्रीट में जो डक्टिलिटी लाते हैं वो कौन लाएगा, स्टील बार्स। उसके बाद क्वेश्चन है आरसीसी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, आरसीसी किसने डेवलप किया था, बाय फ्रैंकोइस कॉग्नेट। नेक्स्ट, द एडवांटेजेस ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट इज ड्यू टू, किस चीज के लिए रीइंफोर्स कंक्रीट एडवांटेजियस है, मोनोलिथिक कैरेक्टर। मोनोलिथिक का मतलब है जिसमें हम लोग दो चीजें यूज कर रहे हैं और दोनों चीज अपने आप को एक चीज होके दिखा रहा है। मतलब कंक्रीट प्लस स्टील बार्स, they combine to form one as a one member, so it is monolithic character। तो बिल्कुल मोनोलिथिक कैरेक्टर है। फायर रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, हाँ बिल्कुल सही है। इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि लेस मेंटेनेंस, हमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन जो होगा एडवांटेजेस होगा सारा ही होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। इन हाउ मेनी पार्ट्स कैन आरसीसी बी क्लासिफाइड एज, आरसीसी जो है वो क्लासिफाइड दो हिस्सों में रखा है। एक हो गया आपका कास्ट इन सिटू, मतलब जो साइट में हम लोग कास्ट करते हैं, साइट कास्टेड, कास्ट इन सिटू कहते हैं, या तो प्री कास्ट।
या तो प्रीकास्ट, या तो प्रीकास्ट आरसीसी या तो कास्ट इन सीटू आरसीसी, तो दो टाइप्स के हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द स्ट्रक्चरल लोड्स आर नॉट कॉमनली अप्लाइड टू द बिल्डिंग, कौन सा लोड जो कि हम लोग बिल्डिंग्स में कम अप्लाई करते हैं। डेड लोड बहुत ही कॉमन है। डेड लोड का मतलब है जो बीम्स कॉलम्स का लोड है उसी को डेड लोड कहते हैं। लाइव लोड जो कि चेयर टेबल बेंचेस की लोड है। एनवायरमेंटल लोड, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेन लोड। तो कौन सी लोड सबसे कम यूज किया जाता है, द लोड इज द रेन लोड, ठीक है। ये होगा हम लोग की ऑप्शन। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट कोड्स के बारे में बताऊंगा। एज पर IS4, जो IS 456 2000 है, ये कोड है हम लोग की आरसीसी की। जो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हो आरसीसी या DCS डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, इसका कोड है IS 456 2000 इसके साल है, ठीक है। 456 कोड है। उसके बाद IS 800 2007 जो कि स्टील में काम आता है, ठीक है। आरसीसी में ये कोड काम आता है, स्टील में IS 800 काम आता है। इसका दो मेथड है, एक हो गया लिमिट स्टेट मेथड, एक हो गया वर्किंग स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में IS 800 2060 यूज होता है और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में IS 800 1984 यूज होता है। उसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से वो डिफरेंट है विथ रेस्पेक्ट टू आरसीसी, इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। पहले चीज इसका कोड बुक के बारे में बता देता हूं। इसका कोड बुक है IS 1343, क्योंकि ये जितने भी कोड बुक्स है इनके बारे में एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कोई मिक्स डिजाइन करनी है कंक्रीट का, तो इसका कोड है IS 10262, IS 10262। उसके बाद नेक्स्ट है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो कोड है, उस कोड का नाम है IS 383, ठीक है। IS 383 इज द कोड बुक ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। उसके बाद नेक्स्ट कोड है डिजाइन लोड फॉर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स। जितने भी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स के लोड है, लोड इन द सेंस डेड लोड, लाई लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, सारे लोड का जो कोड है IS 875, क्योंकि IS 875 में बहुत सारे डिविजन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो सभी में अलग अलग लोड्स है, ठीक है। तो ये सारे कोड बुक्स के बारे में है। उसके बाद नेक्स्ट है सीमेंट कंक्रीट। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कंक्रीट का मतलब क्या क्या चीजें हो सकता है, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, एयर तो रहेगा ही, साथ में एक चीज मिक्स किया जाता है जो फिफ्थ एलिमेंट होगा। देखिए 1 2 1 2 3 4 और ये पांचवा, जो पांचवा एलिमेंट है, फिफ्थ मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड एज एडमिक्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं एडमिक्चर को, क्योंकि एडमिक्चर बहुत टाइप्स के होते हैं, मिनरल एडमिक्चर और केमिकल एडमिक्चर, ठीक है। मिनरल एडमिक्चर और केमिकल एडमिक्चर, ठीक है। इसके मेन खास दो टाइप्स के हैं और इसमें भी बहुत सारे डिविजन्स है। बाकी मैं इसका जो जितनी भी डिविजन्स है ये आप लोगों को मैं बाद में डिटेल्स में बताऊंगा when I will be teaching you about building materials। जब मैं बिल्डिंग मटेरियल्स या कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा उस समय मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि मिनरल एडमिक्सर्स कौन कौन सा है और केमिकल एडमिक्सर्स कौन कौन सा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो सीमेंट है, सीमेंट हम लोग जो यूज करेंगे कंक्रीट में, उस सीमेंट का वेरियस ग्रेड है। कौन कौन से ग्रेड है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। और खासकर ये जो ग्रेड ऑफ सीमेंट है इनके कौन कौन सा कोड के साथ रिलेटेड है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जैसे 33 ग्रेड IS 269, 43 ग्रेड IS 8112, 53 ग्रेड IS 12269, ये जितने भी कोड है इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बाकी जो टाइप ऑफ सीमेंट, जैसे रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट IS 8041, उसके बाद नेक्स्ट है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट IS 455, पोर्टलैंड पजरोना सीमेंट जिसमें फ्लाई ऐश यूज किया जाता है, दैट इज IS 1489। और बाकी जितने भी सीमेंट है इनके बारे में है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, जो कि वाटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि ये एक हाइड्रोफोबिक सीमेंट वाटर रिपेलेंट सीमेंट है। उसके बाद लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट,
सारे जितने भी सीमेंट है इनके कौन कौन सा कोड के साथ मतलब कन्फर्म्ड है उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। साथ में एक मेटाकाओलिन है जो कि एक पजलोना है, उसकी फाइननेस जो है मेटाकाओलिन के 700 से लेके 900 मीटर स्क्वायर पर केजी है इसका फाइननेस, एंड इट मे बी यूज्ड एज पजलोनिक मटेरियल इन कंक्रीट। पजलोनिक मटेरियल हिसाब से ये यूज किया जाता है कंक्रीट में। एंड मेटाकाओलिन की प्रोसेस कैसे मेटाकाओलिन को बनाया जाता है? मेटाकाओलिन इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ प्योर और रिफाइंड काओलिनाइट क्ले। मैंने बताया था क्ले के बारे में आप लोगों को जियोटेक में कि क्ले के 3 जो हम लोग का मिनरल्स है, दैट इज काओलिनाइट, इलाइट एंड मोंटमोरेलोनाइट। जो काओलिनाइट क्ले से ये बनाया जाता है बाय कैल्सिनेशन प्रोसेस मेटाकाओलिन at a temperature of 650 to 850 degree centigrade, followed by grinding to achieve a fineness of इनका fineness 700 to 900 जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, जिसकी पजलोनिसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया आपका मेटाकाओलिन के बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में। कौन से स्पेशल पॉइंट है कि स्टील इज यूज्ड अलोंग विद कंक्रीट बिकॉज क्यों यूज किया जाता है स्टील को कंक्रीट के साथ ही? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन जो है कोफिशिएंट ऑफ बोथ स्टील और कंक्रीट, दोनों के थर्मल एक्सपेंशन क्या है? इक्वल है। इसका मतलब मान लीजिए गर्मी में दोनों ही एक्सपांड होगा, कंक्रीट और स्टील लगभग सेम होगा, और ठंडा में दोनों ही श्रिंक होगा, दोनों ही लगभग सेम। इसीलिए उसमें क्या होगा, दोनों में अगर दोनों के साथ में एक कोई मटेरियल बनाऊंगा उसमें क्रैक्स डेवलप नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए मैं कंक्रीट के साथ कोई दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल डालूंगा, जैसे वुड वगैरह डालूंगा, तो उनमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों में बहुत वेरी करेगा और क्रैक्स प्रोड्यूस होगा। इसीलिए कंक्रीट के साथ सिर्फ हम लोग स्टील को ही यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम है, ठीक है, लगभग सेम। इसीलिए दोनों में श्रिंकेज भी होगा ठंडा के दिन में, और गर्मी के मौसम में एक्सपेंशन भी होगा, और सेम होगा, इतना सेम होगा कि ताकि क्रैक्स ना प्रोड्यूस हो, ठीक है। उसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, जैसे कंक्रीट के ग्रेड जैसे हो गया M20, M15, M10, ठीक है। फिर उसके बाद M25, ये जितने भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इनका M का मतलब है हम लोगों का मिक्स। मैं बाकी स्लाइड्स में आप लोगों को बताऊंगा कि डिटेल्स में कि M का मतलब क्या है और ये 20 का मतलब क्या है, ठीक है। तो फिलहाल जब ग्रेड ऑफ ये सारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, और ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन ए कंक्रीट क्यूब ऑफ 150 mm साइज। 150 mm साइज की एक कंक्रीट क्यूब लिया जाएगा, उसमें टेस्टिंग किया जाएगा 28 दिन के लिए, मतलब क्यूरिंग करना होगा। उसके बाद उसको उसके ऊपर कंप्रेशन टेस्ट किया जाएगा, और कंप्रेशन टेस्ट में जो भी लोड आएगा, दैट लोड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द क्यूबिक स्पेसिमेन विल गिव द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो कि ये वैल्यूज है, जैसे 20, 20, 15। M15 का मतलब है कि मिक्स 15 का मतलब है 15 MPa मेगा पास्कल, मतलब 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन तो हो गया लोड और mm स्क्वायर हो गया एरिया। तो इस तरीके से ग्रेड ऑफ कंक्रीट निकाला जाता है, लेकिन 28 दिन क्यूरिंग करने के बाद ही टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज द एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन ऑफ ए सैंपल वेयर इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन द प्लस माइनस ऑफ 15% ऑफ एवरेज। If variation is more than test result of the sample is rejected। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं कोई भी टेस्ट करूंगा तो मुझे मिनिमम 3 स्पेसिमेन बनाना होगा। मतलब अभी भी मैंने बताया आप लोगों को कि हमें 150 mm क्यूब 3 स्पेसिमेन की टेस्टिंग करना है, तो मिनिमम मुझे क्या करना होगा? 3 स्पेसिमेन बनाना होगा। अब तीनों के जो स्ट्रेंथ है, जैसे M15 का मैं स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं, तो इसमें मुझे मिलेगा, जैसे इसमें मुझे अगर मिल रहा है स्ट्रेंथ 16 मेगापास्कल, इसमें मुझे मिल रहा है 16.5, या इसमें मुझे मिल रहा है 17। लेकिन तीनों में वेरिएशन क्या है?
15% से ज्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे किसी में मिल रहा है M15 के जगह में M15 और किसी में मिल रहा है मुझे M30 और किसी में मिल रहा है मुझे M25, मतलब 15% से ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि M15 का मैं बना रहा हूं क्यूब और मुझे मिल रहा है 30% स्ट्रेंथ और 25% जो कि 15% एवरेज से ज्यादा है, जिसके कारण ये दोनों क्या होगा, क्यूब्स फेल हो जाएंगे, मतलब रिजेक्ट किया जाएगा। और अगर वेरिएशन ना हो, जैसे M15 का बना रहा हूं तो 16 मिल रहा है, 16.5 मिल रहा है, 17 तक मिल रहा है, ठीक है, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा वेरिएशन होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। और कितना वेरिएशन होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स प्लस माइनस ऑफ 15%। उसके बाद मीन स्ट्रेंथ। मीन स्ट्रेंथ क्या होगा, ये जितने भी स्पेसिमेन है, जैसे अगर मान लीजिए मैं इसमें मीन स्ट्रेंथ निकालता हूं तो मेरे पास 3 स्पेसिमेन है, तीनों का कितना वैल्यू है, 16, 16.5 और 17 डिवाइडेड बाय 3 स्पेसिमेन, तो ये हो जाएगा एवरेज या मीन स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से एवरेज निकाला जाता है। तीनों सैंपल के स्ट्रेंथ को प्लस करना है डिवाइडेड बाय 3। ये 4 स्पेसिमेन होगा तो चारों के सैंपल को प्लस करना होगा स्ट्रेंथ को डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इस तरीके से मीन स्ट्रेंथ निकाला जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, दो चीजें हैं, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा हो गया वेरिएंस। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालने तो इनको बीच में डिफरेंस ये है, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन ऑफ f माइनस ऑफ fm होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द m माइनस ऑफ 1। m का मतलब है नंबर ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, और m का मतलब और f का मतलब हो गया हम लोग की स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेन और fm का मतलब हो गया मीन स्ट्रेंथ। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला। अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हर एक कंक्रीट मिक्स डिजाइन कोड का अलग अलग है। जैसे M10 मिक्स M10 मतलब M10 जो मिक्स कंक्रीट है, या M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, या M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, 25 सारे ग्रेड के कंक्रीट के मिक्स के वैल्यूज में स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू अलग अलग है। जैसे अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M10 या M15 तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाता है 3.5 मेगापास्कल, M20 से M25 4 मेगापास्कल, M30 से लेके M50 तक हो गया हम लोगों का 5 मेगापास्कल। ये तीनों वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। M10 M15 3.5, M20 M25 4, M30 तो M50 5 मेगापास्कल, ठीक है। ये हो गया आप लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यूज, जो कि एग्जाम में हमें इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है जब मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज दैट स्ट्रेंथ बिलो व्हिच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ये जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द मीन स्ट्रेंथ माइनस ऑफ 1.65 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और IS 456 2000 के हिसाब से फ्लेक्चरल मेंबर फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्चरल मेंबर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज 0.65 टाइम्स 0.67 टाइम्स ऑफ FCK, ठीक है। अगर मैं डिजाइन पर्पस से करूंगा तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है 0.67 यूज करूंगा, 0.67 टाइप्स ऑफ FCK यूज करूंगा। 0.67 की वैल्यू कैसे आया मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए अगर FCK वैल्यू को मैं क्या करूंगा 1.5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगा 0.67 टाइम्स ऑफ FCK। क्यों 1.5 से डिवाइड किया, क्योंकि 1.5 जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है इन डिजाइन पर्पसेस फॉर कंक्रीट। कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.5 और अगर स्टील में यूज करना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा स्टील के पॉइंट में 1.15। ध्यान रखना है कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, स्टील का है
1.15, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमें डिवाइड करना है, तब जाके 0.67 वैल्यू मिलेगा, जो कि हम लोग का डिजाइन वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मटेरियल फॉर कंक्रीट। हम लोग जो वाटर यूज करते हैं, वाटर की परमिसेबल लिमिट क्या क्या है, फिर से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वाटर यूज करेंगे उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो 200 ppm या 200 mg पर लीटर होना होगा मैक्सिमम। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंटेंट है 3000 mg पर लीटर। सल्फेट्स हो गया 400 mg पर लीटर। उसके बाद क्लोराइड्स हो गया 2000 और 500। 2000 होगा जब स्टील नहीं रहेगा, 500 होगा जब स्टील रहेगा। और उसके बाद सस्पेंडेड मैटर जो है वो 2000 mg पर लीटर। ऐसा नहीं है कि मैं जो येलो में मार्क किया यही तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एसएससी जेई वगैरह में हर एक चीज आके रखा है, फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 5 सारे वैल्यू पूछ के रखा है कि ऑर्गेनिक कंटेंट वाटर का 200 होगा, इनऑर्गेनिक 3000 होगा, सल्फेट 400 होगा, क्लोराइड्स 200 और 500, और सस्पेंडेड मैटर 2000। ये सारा वैल्यूज आ चुके हैं, तो आप लोगों को याद करना होगा ये वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। वाटर का जो पीएच वैल्यू जो है वो लेस देन 6 होना होगा। अगर 6 से ज्यादा हुआ तो बेसिक हो जाएगी, तो 6 से कम होना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों के साइज ऑफ एग्रीगेट। अब हमें वाटर के बारे में मैंने बता दिया, अब एग्रीगेट जो है वो कौन सा यूज करूंगा। देखिए एग्रीगेट जो है हमेशा कोई भी मेंबर जो बनाएंगे उस मेंबर का 1/4 साइज जो है वो मुझे यूज करना होगा, ठीक है, मिनिमम साइज। और 1/4 से देखिए मान लीजिए एक मेंबर है, एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है जो कि मैं बीम बनाऊंगा। अगर इस बीम का मिनिमम डायमेंशन जो है 200 बाई 300 हो गया, और ये लेंथ तो है 1 मीटर, तो इसमें मिनिमम जो है mm में है ये दोनों, और बाकी ये मीटर में है। तो इनका इन तीनों डायमेंशन में से मिनिमम हो गया 200 mm। सो 1/4 ऑफ 200 विच इज इक्वल टू 50 mm। इसका मतलब है 50 mm जो है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 mm जो होगा इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द मेंबर्स। अगर 50 mm से एग्रीगेट ज्यादा मैं यूज करूंगा तो ये बीम में क्या होगा, कंप्रेशन करने के टाइम पे, मतलब कंपैक्शन करने के टाइम पे प्रॉब्लम आएगा, कंपैक्शन करने के टाइम पे प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए मैक्सिमम जो साइज होगा इट विल बी 1/4 ऑफ द मिनिमम साइज, 1/4 ऑफ मिनिमम साइज ऑफ मेंबर, ठीक है। मैक्सिमम साइज इज इक्वल टू 1/4 ऑफ मिनिमम साइज ऑफ मेंबर। या तो 20 mm ज्यादातर हम लोग सुइटेबली यूज करते हैं, या तो 40 mm भी यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभार जहां पे नॉर्मल वर्क करते हैं उसमें हम लोग 20 mm यूज करते हैं, और जिसमें फ्लो के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है उसमें हम लोग 40 mm यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्लो ना जिसमें फ्लो के लिए दिक्कत होगा, मतलब आसानी से नहीं घुस सकता, उसमें हम लोग 20 mm यूज करेंगे, क्योंकि उसमें स्पेसेस कम हो गया, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन दी बार्स कम होगा, तो इसमें हम लोग छोटा पत्थर यूज करेंगे 20 mm के, और जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कंपैक्शन कर सकते हैं, उसमें हम लोग 40 mm के कोर्स एग्रीगेट्स यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया एग्रीगेट के साइज 1/4, 20 mm और 40 mm। उसके बाद क्वेश्चन है फॉर द आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम साइज यूज करना है, दैट इज 20 mm, ठीक है। उसके बाद एज पर IS 456 1978 द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शेल बी, अभी बताया था
shall be not less than 6, ठीक है, 6 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है अगर 6 से कम हो जाएगा तो वो बेसिक एसिडिक हो जाएगा, तो 6 से कम नहीं होगा। एक्चुअली 6.6 टू 8.5 होता है वाटर का पीएच, जो कि यही हमें यूज करना है, ठीक है। तो 6 से इट शुड नॉट बी लेस देन 6। इसके बाद नेक्स्ट है विच कोड गिव द डिटेल रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज, वाटर कौन सा यूज करना है, IS 456-2000 बताएगा हमें, ठीक है। उसके बाद एज पर IS 456-2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर यूज फॉर मेकिंग कंक्रीट should not be more than the 200 ppm, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट्स के बारे में। मैंने आपको वाटर के बारे में बता दिया, एग्रीगेट्स के बारे में बता दिया, अब रीइंफोर्समेंट। अब उसमें क्या होगा, रीइंफोर्समेंट जो यूज करूंगा मैं, या तो मैं माइल्ड स्टील यूज करूंगा या तो मैं HYSD बार्स यूज करूंगा, ठीक है। HYSD बार्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, ठीक है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स यूज करूंगा, जो कि HYSD बार्स IS 1786 हिसाब से कंफर्म करता है, और माइल्ड स्टील जो है IS 432 पार्ट 1 के हिसाब से कंफर्म करते हैं, ठीक है। साथ में हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक कंफर्मिंग टू IS 1566 एंड स्ट्रक्चरल स्टील कंफर्मिंग टू ग्रेड ऑफ 102 एज पर IS 2062, ठीक है। इतने स्टील में यूज कर सकता हूं, एक माइल्ड स्टील हो गया, एक HYSD बार हो गया, एक हैंड ड्रॉन स्टील वायर हो गया, एक स्ट्रक्चरल स्टील हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद माइल्ड स्टील यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर कन्फर्म्स टू क्या होगा, एज पर माइल्ड स्टील जो है एज पर IS 432, ठीक है। अभी मैंने बताया माइल्ड स्टील 432 और HYSD 1786, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सीमेंट के बारे में, कि सीमेंट जो है हम लोग सीमेंट कंक्रीट में क्या क्या यूज करेंगे, बताया आप लोग को ऑलरेडी कि सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, वाटर, और एक लास्ट एलिमेंट जो है वो पजोलना यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडमिक्सचर, पजोलना नहीं सॉरी, एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि पजोलना भी हम लोग की एडमिक्सचर होते हैं। उसके बाद सीमेंट कंक्रीट जो है दो टाइप्स का डिजाइनिंग हो सकता है, या तो नॉमिनल मिक्स डिजाइन या तो डिजाइन मिक्स कंक्रीट, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और डिजाइन मिक्स कंक्रीट, ठीक है। दो टाइप ऑफ कंक्रीट, एक नॉमिनल मिक्स, एक डिजाइन मिक्स, ठीक है। उसके बाद इनके रेशियो क्या क्या है, M5, M7.5, M10, M15, M20 और M25। एग्जाम में ज्यादातर वैल्यू इन तीनों में से पूछा जाता है। M15 का रेशियो है 1:2:4, M20 का 1:1.5:3, M25 का 1:1:2। मतलब 1 का मतलब हो जाएगी पहली वाला सीमेंट, दूसरा वाला जो हो गया आपका फाइन एग्रीगेट, मतलब या तो फाइन एग्रीगेट या तो सैंड, और तीसरा वाला जो है ये कोर्स एग्रीगेट होगा या तो स्टोन चिप्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिटेल्स होगा 1:2:4 सीमेंट, सैंड, स्टोन चिप्स। तो ये हो गया M15, ये हो गया M20, M25, M10 का हो गया 1:3:6, M7.5 का 1:4:8, M5 का 1:5:10। ये रेशियो जितने भी दिया गया है आपको किसी भी तरह याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डेफिनेशन अभी बताया था, इट इज दैट स्ट्रेंथ बिलो व्हिच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, ठीक है। और उसके बाद मीन स्ट्रेंथ क्या है, मीन स्ट्रेंथ इज दैट स्ट्रेंथ इन व्हिच 50% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल एंड 50% आर एक्सपेक्टेड टू पास। मीन स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके 50% इसके ऊपर पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज मीन स्ट्रेंथ। उसके बाद कॉन्फिडेंस लिमिट या तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल FCK इज इक्वल टू FM प्लस माइनस ऑफ 1.64 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है।
उसके बाद योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ किसका चीज है, ये कंक्रीट का है, ठीक है। हालांकि आप लोग को पता होगा योंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो है ये कांस्टेंट होता है, जो कि वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁵ मेगापास्कल, लेकिन कंक्रीट का है 5000 रूट ओवर एफसी के। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है मैं बता दूं। मान लीजिए एक कंक्रीट का ग्रेड लेके रखा है M20, मतलब इसका जो एफसी के वैल्यू है वो हो जाएगी 20 मेगापास्कल। तो इस तरीके से आसानी से मैं कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का योंग्स मॉडुलस निकाल सकता हूं 5000 रूट ओवर ग्रेड ऑफ कंक्रीट। उसके बाद तीन टाइप ऑफ कंक्रीट है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट में कौन कौन सा आता है, M10, M15, M20। स्टैंडर्ड कंक्रीट में M25 से लेके M60, ठीक है। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ में आएगा M60 से लेके M100 तक। ये सारे टाइप्स ऑफ कंक्रीट है। M ऑर्डिनरी कंक्रीट में 3 वैल्यू, इसमें हो जाएगी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हो जाएगी 8 वैल्यू, और इसमें हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 8 वैल्यू है, ठीक है। सो 300 एंड आप लोग एक नंबर याद रख लेना ताकि याद रहे ये कि कहां से कहां तक करना है। 388, 3 वैल्यूज ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट, 8 वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड 8 वैल्यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। M10 से शुरू करना है और सीरियली शुरू करना है। नेक्स्ट है, अभी अभी आप लोग को बताया 3 ग्रेड, 8 ग्रेड और 8 ग्रेड, वेयर M स्टैंड्स फॉर मिक्स बता दिया मैंने ऑलरेडी आप लोगों को। और मिनिमम, आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि मिनिमम ग्रेड जो है आरसीसी के लिए वो क्या होगा, मिनिमम ग्रेड जो है आरसीसी के लिए M15 होगा, लेकिन कौन सा कोड के हिसाब से, एज पर IS 456 1978, जो पुराना वाला हम लोग की मिक्स डिजाइन कोड है उसके हिसाब से M15 मिनिमम ग्रेड है। लेकिन आजकल का जो कोड है एज पर IS 456 2000 साल वाला कोड के हिसाब से मिनिमम ग्रेड जो है M15 से चेंज होके या शिफ्ट होके M20 हो चुका है मिनिमम ग्रेड कंक्रीट मिक्स डिजाइन। उसके बाद डिजाइन मेथड्स ऑलरेडी बता दिया आप लोगों का, 2 टाइप ऑफ मिक्स डिजाइन है, नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स, ठीक है। नॉमिनल मिक्स जो है अप टू M20 करना है क्योंकि ये मिनिमम है, नॉमिनल है, लेकिन बाकी जो M20 से ऊपर जैसे M25 का करना है तो हमें कंक्रीट हमें क्या करना होगा, फिर मिक्स डिजाइन का कोड यूज करना होगा, डेट इज IS 10262 1982, ठीक है। इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अभी अभी मैंने आप लोग को बताया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक क्यूब में निकालना पड़ता है 150 mm क्यूब में साइज, ठीक है, लोड लगा के। और सिलेंडर जो है इसका साइज क्या होगा, 300 mm हाइट है और 150 mm इसका डायमीटर है, ठीक है। और अगर दोनों की कंपैरिजन किया जाए, स्ट्रेंथ जो है वो क्यूब में ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू द सिलेंडर, जो कि क्यूब स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ सिलेंडर स्ट्रेंथ, ठीक है। सिलेंडर का स्ट्रेंथ 1.25 टाइम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा क्यूब स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ। क्यूब में ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है इसीलिए हमें क्यूब की टेस्टिंग करना होता है, सिलेंडर नहीं करते हैं। उसके बाद टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सिंस कंक्रीट डज नॉट हैव एनी टेंजाइल स्ट्रेंथ सो इट इज टेकन एज 0। कंक्रीट टेंजाइल नहीं लेते हैं, टेंजाइल लेते हैं हम लोग का स्टील, इसीलिए कंक्रीट की टेंजाइल स्ट्रेंथ को 0 मानेंगे। बट IS 456 के हिसाब से जो हम लोग की कोड बुक है, एज पर कोड बुक IS 456 to 2000 के हिसाब से द फ्लेक्सरल टेंजाइल स्ट्रेंथ की फॉर्मूला क्या है, 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ओवर FCK। अब हम लोग के पास जो टेंजाइल टेस्ट है, 2 टाइप ऑफ टेंजाइल टेस्ट, 3 टाइप ऑफ, सॉरी
एक हो गया फ्लेक्सरल टेंजाइल टेस्ट, दूसरा हो गया स्प्लिटिंग टेंजाइल टेस्ट और तीसरा हो गया डायरेक्ट टेंजाइल टेस्ट। फ्लेक्सरल, स्प्लिटिंग एंड डायरेक्ट, ठीक है। अब फ्लेक्सरल की मैंने फॉर्मूला बता दिया 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एफ सी के, ये वाले फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सरल टेंजाइन का 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एफ सी का हो गया। स्प्लिटिंग का क्या हो गया, स्प्लिटिंग टेंजाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया 2p बाई द पाई डी एल, 2p बाई पाई डी एल हो गया फॉर्मूला हम लोगों का स्प्लिटिंग टेंजाइल स्ट्रेंथ का, फ्लेक्सरल, स्प्लिटिंग, और तीसरा हो गया डायरेक्ट टेंजाइल का। डायरेक्ट टेंजाइल क्या हो गया 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एफ सी के, सो डायरेक्ट टेंजाइल इज इक्वल टू 0.66 टाइम्स ऑफ 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एफ सी के, 0.66 टाइम्स ऑफ फ्लेक्सरल टेंजाइल स्ट्रेंथ विच इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एफ सी के। तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट टेंजाइल स्ट्रेंथ। तो ये इस तरह तीन स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सरल टेंजाइल, डायरेक्ट टेंजाइल एंड स्प्लिटिंग टेंजाइल, ठीक है। उसके बाद कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो इस तरीके का है, ठीक है, पैराबोलिक कर्व। और यहां जो है हम लोग का वैल्यू आ रहा है, दिस वैल्यू कोरेस्पॉन्ड्स टू 0.002 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन एंड द मैक्सिमम हियर, यहाँ पे हम लोग की फेलियर होता है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कोरेस्पॉन्ड्स टू 0.002 0.003 वैल्यू है, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का स्ट्रेस और ये हो गया हम लोग का स्ट्रेन। सो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का जो ग्राफ है, दिस इज द वन टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का, ठीक है। कैसा डायग्राम होगा, इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। और दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें यूज करना है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। जब मैं आप लोगों को लिमिट स्टेट पढ़ाऊंगा, दो मेथड है, लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। अलग मेथड्स भी है लेकिन डिटेल्स में हमें पढ़ना है LSM लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड जो कि हम लोग LSM कहते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है हम लोग की वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो कि उसको WSM कहते हैं। LSM या WSM जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में बताऊंगा कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होता है। फिलहाल कोलैप्स में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेंगे और सर्विसिबिलिटी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 लेंगे, ठीक है। ये हो गया 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू, 1.5 एंड 1 वैल्यू। उसके बाद रीइंफोर्समेंट्स के बारे में बता देता हूं, जो बार के या तो रीइंफोर्समेंट या तो स्टील बार्स। देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बार्स हमें यूज करना है आरसीसी में, तो इनके क्या क्या वैल्यूज है, Fe 250, Fe 415, Fe 500, ठीक है। Fe 250 का Fe का मतलब है हम लोग की आयरन का साइन, ठीक है। तो आयरन 250 का मतलब है 250 मेगा पास्कल इज द yield strength of steel bar, yield strength of steel bar। Fe 415 का मतलब है 415 MPa और 500 MPa is the minimum strength, yield strength, ठीक है। उसके बाद HOS the bars fails at long elongation as compared to mild steel bars, ठीक है। अगर HOS the bars और mild steel bars लिया जाए तो mild steel bars में जो माइल्ड स्टील बार्स है वो ज्यादा डक्टाइल है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट क्या है, कार्बन कंटेंट कम है, कार्बन कंटेंट इज लेसर इन माइल्ड स्टील, तो इसलिए डक्टाइल है, आसानी से खींच सकते हैं। लेकिन HOS दी बार्स में कार्बन कंटेंट ज्यादा होने के कारण खींचने पे ये टूट जाएगी, सो ये ब्रिटल मटेरियल्स है इन कंपैरिजन टू द माइल्ड स्टील बार्स। By cold working, stretching and twisting, yield strength increases but ductility fails.
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं देखिए ये हम लोग का ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ स्टील 0.002 ये वाली वैल्यू है 0.87 टाइम्स ऑफ द एफ वाई बाई ई एस प्लस 0.002। ठीक है, ये ग्राफ हो गया माइल्ड स्टील का, ये हो गया एच वाई एस डी बार 415 का, ये हो गया एच वाई एस डी बार 500 की। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रेस की वैल्यू 250, 415 और 500, और ये जो वैल्यू है 485 ये अल्टीमेट वैल्यू है, ये भी अल्टीमेट लोड है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ, ये हो गया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ स्टील। सिमिलरली मैंने अभी आप लोगों को बताया दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट और स्टील का हो गया। उसके बाद तीन टाइप ऑफ मेथड्स है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड एंड अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक है, ये जो अल्टीमेट लोड मेथड है ये इसके ऊपर लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड। तो मैं इन दोनों मेथड्स के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कंक्रीट का 5000 रूट ओवर एफ सी के, लेकिन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेस्ड ऑन क्रीप कोफिशिएंट। अगर मान लीजिए क्रीप कोफिशिएंट के ऊपर हमें बतानी है तो कैसे बताऊंगा, 5000 रूट ओवर एफ सी के डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। तो 1 प्लस थीटा हो गया डिवाइड, थीटा का मतलब क्या है, थीटा इज नोन एज द क्रीप कोफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद देखिए जितना टाइम बढ़ेगा थीटा की वैल्यू उतना क्या होगा, कम हो रहे हैं, थीटा वैल्यू कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है थीटा वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और कितने दिन में क्या क्या क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू है वो भी याद करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे 7 डेज में 2.2, 28 डेज में 1.6, 1 ईयर में 1.1। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज डॉट स्ट्रेंथ बिलो व्हिच नॉट मोर देन, कौन सा होगा, बिलो व्हिच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट फॉल्स। उसके बाद द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड इज 27। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर f माइनस ऑफ fm होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पेसिमेन माइनस ऑफ 1। या तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है, लेकिन एक चीज आपको ये देखना है कि इस वाले फॉर्मूला में हमें चाहिए नंबर ऑफ स्पेसिमेन, लेकिन यहाँ पे दे के नहीं रखा है क्योंकि 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकते हैं। तो और एक फॉर्मूला है आप लोगों को पता होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द मीन स्ट्रेंथ माइनस ऑफ 1.65 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 हो गया, मीन स्ट्रेंथ दे के रखा है 27 माइनस ऑफ 1.65 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं तो 7 डिवाइडेड बाय 1.65, जो कि इससे वैल्यू आएगा 4.24, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसके बाद दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगी 5000 रूट ओवर एफ सी के। ठीक है, और अगर क्रिप कोफिशिएंट के ऊपर होगा तो 5000 रूट ओवर एफ सी के डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्रिप कोफिशिएंट। एज पर द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स, स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स जो है वो कितना टाइप ऑफ हो गया, देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया स्टैंडर्ड, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ। ऑर्डिनरी हो गया 3, स्टैंडर्ड 8 और हाई स्टैंड 8। तो स्टैंडर्ड का ही वैल्यू हो जो होगा वो 8 होगा। ठीक है, अभी अभी टेबल से मैंने आप लोगों को बताया, दिखा देता हूं मैं, ये है ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड, हाई स्टैंड 388। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट।
हाँ, क्रीप कोफिशिएंट के वैल्यू अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जितना समय बढ़ रहा है उतना कम हो रहा है। द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट इट इंक्रीजेस विद द एज ऑफ लोडिंग, ना इट डिक्रीजेस विद द एज ऑफ लोडिंग। जितना एज बढ़ रहा है उतना घट रहा है, डिक्रीजेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो इज, मॉड्यूलर रेशियो और क्रीप का वैल्यू क्या है, क्रीप जितना बढ़ेगा मॉड्यूलर रेशियो क्या हो जाएगी, उतना कम हो जाएगा। मॉड्यूलर रेशियो डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलर रेशियो की फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट का क्या होगा, 5000 रूट ओवर एफ सी के बाय 1 प्लस थीटा। अगर क्रीप का वैल्यू बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, और ये वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ऑप्शन जो आंसर जो है मॉड्यूलर रेशियो इंक्रीजेस होगा। क्यों, मॉड्यूलर रेशियो अगर मॉड्यूलर रेशियो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलर रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट बढ़ेगा तो मॉड्यूलर रेशियो इंक्रीज होगा, दोनों ही इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, आरसीसी का यूनिट वेट जो है वो 2500 केजी पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। और पीसीसी का, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का हो जाएगी 2400 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। उसके बाद एज पर IS 456/2000 इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डाटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टोटल श्रिंकेज फॉर डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के लिए कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो डिजाइनिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे 0.0003 is the value which we will be going to use as the value of shrinkage strain, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में कि कंक्रीट मतलब आरसीसी जो सब्जेक्ट है या तो डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है, इनके कुछ बेसिक्स के बारे में आप लोग को बता दिया। बाकी मैं डिटेल्स में हर एक चीज को समझाऊंगा विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, ताकि आप लोगों को लगे कि एग्जाम्स में क्या क्या चीजें आ रहा है वो भी आपके साथों साथ हो जाए, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हो, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स रहे। और वंस अगेन आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए इस वीडियो से, ठीक है। एंड सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके, बाय बाय।